अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाजरीन, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं और ये कमीशन एक मजाक था। कमीशन के रूबरू पेश होकर इस बात का एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन बतौर सियासी वर्कर कमीशन के सामने पेश होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं रजा रब्बानी भी लबकुशाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद तनाज़ात से बचने के लिए फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी बंद की गई और किसी को मुरदी इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, जबकि रेंजर्स और खुफिया एजेंसी के डीजीज को बरी किया गया है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की जाने वाली सिफारिशात पर सवाल उठाते हुए रजा रब्बानी ने कहा कि रूल्स में बेमकसद तरमीम और कानून साजी तजवीज़ की गई है। क्या इस वक्त कोई जमात कानून साजी का मुसविदा तैयार करने की पोजीशन में है? तो दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, तो उनकी तरफ से जो अदम एतमाद और इसके नतीजे में गिरने वाली हुकूमत का जिम्मेदार अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब को भी गर्दाना जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेर अफजल मरवत, उनके तरफ से जो बयान सामने आया वो कहा गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी शामिल था। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम सरकारी डेलीगेशन सरमायाकारी की गरज से पाकिस्तान का दौरा करके वापस गया है। रजीम चेंज के 2 साल बाद तहरीक इंसाफ की ऐसा बयान आना यकीनन दाल में कुछ काला होने के मुतरादिफ है। तो इस तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाने के लिए अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अली गौहर बलोच होंगे हमारे साथ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है मुस्तरद किया गया है और कहा कि इस रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, कमीशन के सामने पेश होकर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। तो ये जो कमीशन था निगरान हुकूमत की तरफ से नवंबर में कायम किया गया था। अब क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोबारा से इंक्वायरी होगी और हुकूमत की तरफ से कोई कमीशन बनाए जाने के इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीन आपका बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि जब ये धरने दिए गए थे उस वक्त इन धरने देने का मकसद यही था कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज किया जाए और जो पाकिस्तान जिस तरह से उस वक्त तरक्की की राह पर गामगान था, जिस तरह से कि CPEC प्रोजेक्ट जो था वो अनाउंस हो चुका था, जिस तरह से कि इससे पहले धरनों में आपने देखा कि चाइना के सदर को जो है वो उसका ऑनर डिले किया गया था, ये भी उसकी एक कड़ी थी। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि उस वक्त जस्टिस शौकत तबीर सिद्दीकी साहब ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने इस धरने के बारे में रिमार्क्स किए थे और वो भी सारी कौम के सामने है और जिन लोगों को उन्होंने मोर्जे इल्ज़ाम ठहराया था वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो जाहिर है कि मतलब एक कमीशन बना, उस कमीशन के सामने ख्वाजा साहब भी अपीयर हुए, बाकी लोग भी अपीयर हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अगर PMLN को या फरीकैन में से किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक ये है कि दोबारा कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा तो इसका फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब या काबीना करेगी। ठीक है, शैला रजा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से शैला साहिबा रजा रब्बानी की तरफ से ये कहा गया है कि मज़ीद तनाज़ात से बचने के लिए ये फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी को बंद किया गया है, किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पहले तो ये क्लैरिटी चाहती हूँ कि किन तनाज़ात की तरफ वो इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये धरने जो थे जिस तरह से शुरू हुए और जिस तरह से सियासत का रुख मोड़ा गया वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और अब अगर आप इसकी इंक्वायरी बंद कर देंगे, उस पर आप सीधी बात नहीं करेंगे तो ठीक है, इससे तनाज़ात तो हो जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी तो बिल्कुल भी, तनाज़ात में एक ठहराव आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक क्लैरिटी तो नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी या हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह से मोटिवेटेड जो है काम होंगे तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो बहरहाल अब हुकूमत का एक स्टांस आ गया है कि वो मुतमईन नहीं है, तो और ये बात अभी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी हम जॉइंट सेशन में कल जाएंगे, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ होंगी, तो इसमें एक ऐसे वक्त में कि
आप नई कानून साजी की तरफ जाते हुए आपको वक्त लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा की शहादत के बाद जब हुकूमत में आई तो हम सिर्फ 126 थे, लेकिन हमने बड़े ही तरीक़े से तमाम जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की और बड़े बड़े फ़ैसले लिए, चाहे वो माशी सतह के हों या मुल्क की लाइफलाइन का सी पैक का मामला हो कि किस तरह से हमने जो है सिंगापुर से लेकर गवादर चाइना को दिया, उसके सिग्नेटरी बने जरदारी साहब, या इसी तरह 18वीं तरमीम से लेकर तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ साथ बहुत सारी और पार्टीज़ को भी साथ में लाना होगा, एक टाइम लगेगा। तो बेहतर यह है, हाँ बेहतर यह है कि आप तनाज़ात से तो बचा रहे हैं, लेकिन हमें फिर किसी ऐसे पेशकदमी की तरफ जाना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर ये मसाइल इस तरह से ना आए। जी ठीक है। और शरद साहिबा, ये भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। क्या लगता है कि ये इक़दाम मुमकिन हो सकेंगे, और फिर क्या लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देखिए, बात यह है कि कानून साजी करना तो पार्लियामेंट का राइट है, और वो डे फर्स्ट से डे लास्ट तक जो है वो उसका काम ही यही है। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त आप इतनी बड़ी कानून साजी में नहीं जा सकते। आपके माशी मसाइल हैं, आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं। एक तरफ से इल्ज़ामात का पिंडोरा बॉक्स जो है वो रोज़ाना खुलता है, जहाँ से देखते हैं कि पाकिस्तान को कुछ माशी सहारा मिल सकता है, उस मुल्क की तरफ फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है और उसके ख़िलाफ़ मुंह खुल जाता है बस, और शुरू हो जाते हैं और फजूल किस्म के एजेंडे सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त पहली जो तरजीह है हमारी वो माशी है। उसके बाद हम तो पहले ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, और हमारा एजेंडा यही है। तो हर किस्म के कानून साजी का एक टाइम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप पार्लियामेंट में उस अंडरस्टैंडिंग की तरफ आते हैं जहाँ पे आप एक मुख्तलिफ किस्म के कानून साजी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। बिल्कुल ठीक है। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद साहब भी मौजूद है और मैं देख रही हूँ कि वो गालिबन मुस्कुरा रहे हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, आप इस तमाम तर मामले पर क्या कहेंगे, और क्या लगता है कि जो एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की सिफारिश की गई है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ और कितना आसान लग रहा है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो दोनों हमारे ऑनरेबल मेंबरान हैं, अली गौहर साहब और शैला रज़ा साहिबा, इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये फैज़ाबाद का धरना क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था। ये आए बाएं शाएं इधर उधर की मार रहे हैं। मैं इनकी ज़रा इतलात के लिए कह देता हूँ, उस वक्त एक क्वेश्चन मार्क आया था कि नामूस रसालत के जो लॉज हैं उसमें कोई चेंज आ रहा है, और उस चीज़ को चेंज करने की बेसिस पे ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उन्होंने कहा था कि हमने किया था, और इनके मिनिस्टर, मेरे ख्याल में उस वक्त जो मिनिस्टर्स हैं उनसे इस्तीफ़ा भी तलब किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये उस वक्त ये हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उनके प्राइम मिनिस्टर थे शायद खाकान अब्बासी साहब। अच्छा, उसमें जब हुआ था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब चली थी तो उनको राहदारी मिली गई थी फ्रॉम पंजाब टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में आके उन्होंने पड़ाव किया था। फिर इस जगह पे आके बाद जगहों पे लड़ाइयाँ हुई थी, तसादम हुए थे। जो पुलिस है और जो कानून नाफिज करने वाले उनके दरमियान में, और जो धरना वाले थे इनके दरमियान में थे। फिर उसके बाद वीडियोस चली थी कि जिसमें कोई पैसे दिए जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ वर्दी वाले, मतलब जो पुलिस के जो आर्म फोर्सेस के लोग थे वो पैसे दे रहे थे एंड सो ऑन। उस बेसिस पे ये सारा हुआ था, और उस पे बड़ी सवालात उठे थे और ये हुआ था।
उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई थी, तो इसमें एक कमीशन को बिठाया गया था और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इसमें हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, और जो भी कमीशन आपको बताएगा। कमीशन ने क्या बताया? कमीशन को जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और मेरे ख्याल में उस वक्त के वो डिफेंस मिनिस्टर थे या कौन थे, एहसन इकबाल साहब, इन दोनों ने कहा है कि हम लोगों ने इजाज़त दी थी उस वक्त के डीजीसी को कि आप धरने वाले लोगों के साथ डिस्कशन करें और इसको ख़त्म करें, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम इस काबिल नहीं है, हमारे अंदर अहलियत नहीं है एज अ हुकूमत कि हम इसको हैंडल कर सके, तो माई बाप आप हमारी जगह जाके कर ले। उन्होंने हैंडल करके कर लिया था और ये चीज़ हुई थी। अब उसके बाद दूसरी जो इसकी रिपोर्ट है, पहले तो इसकी हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मुतालबा है कि ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक की जाए जी, बताई जाए, और इसके जो इसके ऊपर सिफारशात हैं उनके ऊपर जो क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो है, इनके ऊपर वो अमल दरामद करवाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरी बात आई थी वो ये हुई थी कि कहा गया था कि पंजाब के जो गवर्नमेंट थी जिसके हेड कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उनके अल्फाज है कि वीक गवर्नमेंट थी और उन्होंने जानबूझ के इनको आगे जाने दिया, और ये सारा जो वो है वो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि उनकी नालायकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कमीशन बताती है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की नालायकी, नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ था, और उसमें लोगों को चोटें लगी थी। आई डोंट नो कि कोई बाज लोग बीच में किसी को कोई जिंदगी का कोई मसला हुआ था, ये नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है अच्छा खासा मसला हुआ था। बिल्कुल हुमायूं साहब, कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही कहा गया है कि उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत है उसे जिम्मेदार ठहराया गया है, और ये भी कहा गया कि शहबाज हुकूमत ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अली गौहर साहब को भी हम इस पर उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली साहब, पहले तो हुमायूं साहब ये कह रहे हैं कि आइन बाइन शाइन से काम लिया जा रहा है, कुछ अंदाज़ा नहीं इस रिपोर्ट से मुतल्लिक, इस कमीशन से मुतल्लिक नून लीग को, तो अब ये जो कमीशन की तरफ से रिपोर्ट सामने आई वो यही कह रही है कि जिम्मेदार जो है उस वक्त की पंजाब हुकूमत है, तो शहबाज शरीफ ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो सेनेटर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और इनकी एक आदत है कि ये टॉक शो में बैठे हुए लोगों को जाती तौर पर टारगेट है। पहली बात तो ये है कि मुझे और सैला रजा साहबा को बड़ा अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या लफ्ज़ बोलने, किस बारे में क्या मांग, ये हमारे तर्जुमान नहीं है, या हमने इनके अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं करना, लिहाजा ये आइंदा इस किस्म की गुफ्तगू करने से प्रयोग करें। मैं फिर भी समझता हूँ कि ये एक बाइज्जत आदमी है, अपनी ज़बान को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। हम जो हाँ हमारी बात पर इतराज़ करें, हमारी पार्टी के ऊपर बात करें, लेकिन ये ना कहें कि आए बाएं शाएं कर रहे थे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच आए बाएं शाएं आप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ खुल के कि जो ये सुनना चाहते हैं, ये धरना करवाने वाले, सारा कुछ करवाने वाले उस वक्त इसका सरगना भी वही था जो 9 मई के वाकयात का सरगना, और जिसका नाम इमरान अहमद यादी। ये धरने ये उस वक्त इनकी पुष्पनाही करता था, ये हर उस ग्रोह की, हर उस जत्थे की पुष्पनाही करता था जो कि उस वक्त की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करता था। और आपको अच्छी तरह से याद हो, उस वक्त जब ये धरना था तो ये बगले बजाते थे, ये हंसते मुस्कुराते थे, और ये उन तमाम चीज़ों के ऊपर खुशियां मनाते थे कि इस हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है। लेकिन जब इसी पार्टी ने इनकी हुकूमत में धरने किए तो इन्होंने मासूम लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, गोलियों से उनको भून डाला, इसी पार्टी को दहशतगर्द पार्टी डिक्लेयर किया, इसी पार्टी के ऊपर पाबंदियां लगवाई। तो मकसद ये है कि इन्होंने जो किया धरा था, जो इनकी बदबयानती थी, जो इनकी बदनीति थी, जो इन्होंने गलत प्लानिंग की थी, उसका खमियाजा इन्होंने अपनी हुकूमत में, और इनके अपनी ये सूरत हाल है कि इन्होंने खून की नदियां बहा दी पंजाब के अंदर। अच्छा अली साहब, फैज हमीद और ये मामला को मिल गई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि अगर पंजाब हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करती तो वो मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल ही ना होते। नहीं, देखिए बात ये है कि मैंने जिस तरह से तो पहले गुजारिश की है कि दायरा कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस रिपोर्ट के साथ इत्तेफाक करें। पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं कि किस हुकूमत के दौर में जो है वो काफिले नहीं चलते,
लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलते या नहीं आते, किसी लोगों को आया कौन सा कानून और आइन ये कहता है कि आप अगर एक पार्टी बज़ाहिर ये लग रहा हो कि ऊपर अमन आ रही है तो उसको बिला वजह रोका जाए। मुझे इनसे पूछे कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। हम नहीं चाहते थे, हम कोई फूल की होली में आपके प्रोग्राम के साथ से कर रहे। बिल्कुल हमारी पॉलिसी ये थी कि हम जो है वो लोगों के खून में अपने हाथ नहीं रखना चाहते थे। हाँ, मजहब की आड़ में आपको याद है कि जिस चीज का ये हवाला दे रहे थे कि वो एक अमेंडमेंट हुई थी और वो बहाना बनाया गया और वो सारा कुछ किया गया, मजहब की आड़ में भी इंतजार फैलाया जाता है और इसका सहारा बानी पीटीआई खुद भी लेता है। आपको याद होगा कि ये वही एहतजाज है जिसमें जुबैर नसीर साहब के ऊपर हमला हुआ था, ये वही एहतजाज है जिनकी वजह से एहसन इकबाल साहब के ऊपर गोली चलाई गई और इनका बाबू जख्मी हुआ था। लिहाजा मजहबी इंतशार मुल्क में फैलाकर हम अमन कायम नहीं कर सकते। अली साहब, इस रिपोर्ट पर आपकी राय जानिए। अभी तमाम हमने इश्यूज भी ज़ेर बहस लाने हैं और अभी एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ज़िमनी इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ाम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में जलसों रैलियों का इनकाद किया जाएगा, तो अब जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा हालात हैं, क्या मुतहमिल हो सकते हैं दोबारा से इन रैलियों का? क्योंकि 2014 में भी सूरत हाल देखने को मिली, लेकिन अभी दोनों तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा, उनको हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शैला साहिबा, सारी सिचुएशन आपके सामने है। दोबारा से पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसकी धांधली के इल्ज़ाम में हम दोबारा से मुल्क में एहतजाजन रैलियां निकालेंगे। किस तरह से आप सिचुएशन को देखते हैं और क्या टैकल कर लिया जाएगा जो पीटीआई की तरफ से अब दोबारा धरने होंगे? अच्छा, आपकी माहा इस बात के जवाब में पहले वाली बात का भी जवाब आ जाएगा। देखिए, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो अगर समझती है कि उसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बात हुई है जिससे उसका हक़ छीना गया है, नाजायज़ हुआ है, तो वो आइन और क़ानून के दायरे में रहकर एहतजाज करे। और ये जो बात कर रहे थे सेनेटर साहब, पीटीआई इसी में तो मारी गई है कि हाँ, जो कुछ जानते हैं हम जानते हैं, जो कुछ आता है हमें आता है, जो कुछ है वो हमारे दिमाग में है, जो कुछ है वो हमारा है। इसी वजह से जो है ना, वो जो एक उर्दू में मिसाल है, ज़रबुल मिसाल है, सियाना कौवा क्या खाता है, वो ये हुआ इनके साथ, कहीं के भी ना रहे, घर के ना घाट के। तो ये जो है सीधी बात है कि जो भी मामला था उस पर अगर कोई पार्टी धरना लेके चली है आइन और कानून के दायरे में, पहले ताहिरुल कादरी लेके चले, इनके तो वजीर आला हमला करने आ गए थे सूबे से उठ के। तो आप जो है एक मॉब को ये हिदायत करते हुए कि आइन और कानून के दायरे में रह के आप ये करें, मौलाना साहब आए, धरना दिया, बैठे, अपनी बात की, चले गए, हम आए लॉन्ग मार्च पे, हमने अपना एक सिंबॉलिक किया। अब उसके बाद किसी पार्टी का किस में जाना और फिर वो जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। हम कोई रातों रात जो है वो सियासत करके या तीसरे ऑप्शन के तौर पर सियासत में नहीं आए। 18 साल की उम्र से सियासत कर रहे हैं और सारी चीज़ों का हिस्सा रहे हैं, जेल और सब कुछ देख के तो हमें मालूम होता है कि किस वक्त क्या हुआ। किसी अगर कोई चीज़ ज़हन से हट भी जाए तो बात जैसे ही होती है आ जाती है। तो अक्ल कुल ना बने, कोई चीज़ हम भूल सकते हैं, किसी चीज़ की हम गलती कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि सियासत में थोड़ी सी शाइस्तगी रह गई आपकी वजह से उसको बरकरार रखें। तो यही मेरा जवाब है कि कोई हुकूमत जो है वो किसी एक आपके दौर में आप ही निकले, पंजाब में आप कायद को गोली लगी, पता नहीं लगी थी या नहीं, बाद में तो पता चला नहीं लगी थी, एक मामला ही रह गया। तो आपकी भी तो हुकूमत थी, आपने क्या किया था? एक FIR नहीं कटवा सके थे। ठीक है, ठीक है, ज़रा सोच समझ। हुमायूं साहब, शैला साहिबा कह रही हैं कि अक्ल कुल बनने की कोशिश ना की जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने अपने मौक़िफ़ में। तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? जैसे कि हमने देखा कि 2014 में जो धरने दिए गए थे तब तो मेन लीडरशिप भी आपके साथ ही, तब भी वो हुकूमत ना गिरा सके। तो अब क्या ऐसा लाहे अमल होगा और आइन और कानून की धज्जियाँ ना उड़ाई जाए? स्पेशली ये रिकमेंडेशन भी आ रही है, हम सुन रहे हैं शैला साहिबा की तरफ से। देखिए, इस तरह है कि मेरे दोनों जो कलीग्स हैं वो खफा हो गए। हालांकि जब आपने इनसे सवाल नहीं, मैं नहीं हुई, मुझे पता है आप लोग ऐसे हैं। इनमें से मुझे पता है आप लोग ऐसे ही हैं। इनमें से एक ने भी
उसका जो रूट कॉज था उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था कि वो धरना हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इन लोगों ने हमें मालूम है ना, आपको नहीं पता, आप दोहरा रहे हैं, हमें तो मालूम है। नहीं है अगर भूल गए तो ठीक है, लेकिन हम तो भूले भी नहीं, हमें तो मालूम है। हम तो ये बता सकते हैं, हम तो ये बता सकते हैं कि उसको सपोर्ट करने कौन कौन गया, कौन कौन क्या बयान दे रहा था। शैला जी, वो तो कमीशन ने बता दिया था ना कि ये कौन कौन कब इस्लामिक टच के लिए कहाँ कहाँ खड़ा हुआ। जी शैला जी, बात ये है कि एक अभी आप कह रही थी कि एक क्वारम होना चाहिए, तो आप कम से कम उस का इज्जत करें। जब आप बोल रही थी, चाहे आप जो मर्जी बोल रही होती है, मैं खामोशी से सुन रहा होता हूँ। नहीं मतलब अगर आप मुसलसल पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं भूल जाऊंगी। मैंने तो कोई पर्सनल पर्सनल करेंगे और अपने आप को अकले कुल करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस्लामिक टच उस धरने में इस्लामिक टच कौन कौन दे रहा था। मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दी। मैंने भी नहीं किया, बस अभी मैं आइंदा बताऊंगी कौन कौन इस्लामिक टच दे रहा था आगे पीछे। आप जरूर बताएं जी, आपको आपका राइट है, आप बताएं। मेरा राइट है, जब मैं बोल रहा हूँ तो उस वक्त आप लोग जरा खामोशी से सुन लिया करें, जरा सब्र करें। मेरा राइट है कि आप पॉलिटिकल गुफ्तगू करें, पर्सनल ना हो। नहीं, ये आपका राइट नहीं है, वो मेरा राइट है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर ऐसे बोलूंगी। शैला साहिबा, उन्हें भी मौका दीजिए, वो अपनी राय बता दें, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपका काम है कंट्रोल करें, आपका काम है कंट्रोल करें। हुमायूं साहब, पहले आप ओपिनियन दे दीजिए, पर्सनल अटैक्स की तरफ मत आइए प्लीज। बी कंटिन्यू। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब ये अक्ल कुल की बात करते हैं तो मैं उस कमअक्ली की बात भी कर सकता हूँ ना, कि जिनमें अकल नहीं है, जिनमें शऊर नहीं है, जिनमें वो नहीं है, उसी तरीके से आपके तो लीडर के दरख्त रात को ऑक्सीजन देते हैं, इतने अकले कुले। आपके लीडर जो है ना, इस तरह की बातों से फिर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब मैं ये कहूंगी कि बिजली की रफ्तार की ट्रेन चलाते हैं वो। देखिए मेरी बात सुने ना, एक मिनट है जाए। पहले तो आप ये बताएं कि आपके लीडर क़यामत वाले दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने जाके जवाब दे होंगे। मतलब ये तो उनकी हालत है, बजाय अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होने के वो कहेंगे मैं जाके अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम अपने लीडर के सामने सुरखरू होंगे कि हम उसकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। आपकी तो कोई लेगेसी नहीं है, कोई आपकी माशी पॉलिसी नहीं थी। आप ही के मिनिस्टर ने कहा था अल्लाह के सामने सुरखरू इसलिए होंगे कि मेरा लीडर जो है वो हक पे था और हमने अपने लीडर के हक के रास्ते को चुना। अच्छा शैला साहिबा, हम अपने मौजू से हटकर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात करेंगे ना तो मैं इनको बताती हूँ, अय्या का नाबुदो कहने से जो है ना सारे मसले हल नहीं हो जाते, उसको कैरेक्टर में लाना पड़ता है। इस मुल्क को माशी जो हमारी बदहाली है ना, आप जैसे कठपुतलियों ने भगाड़ा है। आप जैसी कठपुतलियां जो थर्ड ऑप्शन के तौर पे इशारों पे नाचती रही। ये मुल्क 3-4 साल में पीछे नहीं गया, ये मुल्क 1970 से ऑनवर्ड पीछे गया है। आपके दौर में पीछे गया है, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। खास तौर पे उस एक डिसीजन में गए ना अटैक पे, अभी इन्हें कुछ नहीं आता। इसमें मैं ये तमाम बातें सुनूंगी आपसे, लाज़मी सुनूंगी, आपको भी वक्त दिया जाएगा। क्यों ना हम हुमायूं साहब का मौक़िफ़ ले लें, अभी जो धरना हो रहा है। हुमायूं साहब प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। 2014 के धरने में हमने देखा कि कोई बड़ी कामयाबी आपको नहीं हासिल हुई, तो अब आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी लेकर आप आएंगे? महा जी, अगर ये इस तरीके से चलेगा ना कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये लोग बात नहीं करने देंगे, तो फिर अब वो बात करेंगे, सुनेंगे भी, तहम्मुल से सुनेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू। मेरी आदत है महा जी, मेरी आदत है मैं खामोशी से लोगों की बात सुनता हूँ, चाहे वो मर्जी कड़वी सुनाऊं। ठीक है, अगर ये लोग बोलेंगे तो फिर आई विल लीव द स्टेज फॉर देम, दे कैन टॉक व्हाटएवर दे वांट। ठीक है, मुझे सुन रही हैं, खामोशी से सुन रही हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले आपका आर्टिकल 15, 16, 17 ये सारे जो है ना, ये आपको, जैसे शैला साहब ने पहले भी कहा था, ये आपको राइट देते हैं पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मसला क्या है। ये आपका राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसकी चीज करते हैं। अच्छा, जो पिछला 2014 का धरना जिसकी आप बात कर रहे थे,
उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि 4 हलके खोल दें तो हम वो कर लेंगे। अच्छा, जब वो 4 हलके खुल गए थे तो उसमें एक चीज सामने आ गई थी कि हर वो हलका जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया गया था, उसमें एक पर्टिकुलर मेथड यूज किया गया था। वो ये था कि उनके जो डिस्कार्डेड वोट्स थे उनकी तादाद जो उस मार्जिन जिससे वो जीते थे उससे ज्यादा थी। दैट वाज अ कंटिन्यूसली सेम पैटर्न, और यही वो पैटर्न था जो अभी भी ये लोग वही पैटर्न से ये कर रहे हैं कि जिस जगह पे अभी ये रिकाउंटिंग करा रहे हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है 3 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में और एक प्रोविंशियल असेंबली वापस मिल गई है उसी बेसिस पे। ठीक है, इस दफा इन लोगों ने क्या किया, इस दफा एक 17 सीटों की जमात है और दूसरे 24 सीटों की जमात है। इन लोगों ने जिस तरीके से किया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो जावेद लतीफ साहब है उन्होंने कहा है कि शेखोपुरा में 90 करोड़ रुपए पे वो सीटें बिकी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके सीनियर बंदे कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इनके ये लोग अब ये यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये लोग कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कहती है कि हम लोगों ने जो आवाम से वादे किए थे हम अभी उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि अकॉर्डिंग टू लंदन प्लान इनको कहा गया था कि आपको सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो इनको नहीं मिली, बल्कि यहाँ तक इनको कट डाउन कर दिया गया है कि अभी वो लीडर जो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे अभी वो सिर्फ और सिर्फ तंदूरों तक रह गए हैं। ठीक है ना, और वहां पे जाके देख रहे हैं कि रोटियां सही मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, उससे ज्यादा वो नहीं है। और असल मसला ये है, इनका असल मसला ये है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट है। रिफ्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने हैंड कर दिया, उनको यहाँ बुला के उनको बिल्कुल माइनस कर दिया है। असल मसला ये है, तो अगर आप देखें तो इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो उन दो जो ग्रुप्स के अंदर हो रही है। एक ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ये सारी सीटें खरीदो फरोख्त की हैं, मैं नहीं कह रहा, इनके पार्टी वाले कह रहे हैं। दूसरे इनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो हमने भी जो आवाम से वादे किए वो हम पूरे नहीं करेंगे, ये इनके पार्टी वाले कह रहे हैं। नंबर 3, कमीशन को इन्होंने खुद कहा हुआ है कि इन्हीं के लीडरान ने कहा हुआ है, फेडरल में भी इनकी गवर्नमेंट थी और प्रोविंस में भी इनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा हुआ है, जो फेडरल वाले थे उन्होंने कहा ये प्रोविंस वालों की नालायकी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब सवाल उठता है इस वक्त ये लोग कहते हैं कि जी हर एक जो क्या कह सकते हैं, जो हम लोगों ने लॉज बनाने उनका एक टाइम होता है। जब आपने कानून बनाना होता है, आपके पास नंबर्स हैं, आप बिल्कुल कानून बनाएं। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून है वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके इख्तियार मेरा इख्तियार, हर शख्स का जो उसका इख्तियार है वो अपने दायरे के अंदर रहे, कोई बंदा अपने इख्तियार से बाहर ना जाए। दैट इज द ओनली वे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये याद रखिए, जितना मर्जी पैसे ले आए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ही जाने की कोशिश की जानी चाहिए। अली गौहर साहब, जिस तरह से हुमायूं साहब ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से अब मुकम्मल एक स्ट्रेटेजी के साथ वो अब मैदान में आएंगे, जल्द से जुलूस होंगे। अली साहब, ये हो क्या रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? हम देख रहे हैं कि जावेद लतीफ़ साहब का बयान, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान, जावेद लतीफ़ की तरफ से इतनी बड़ी बात की गई है कि शेखुपुरा की जो सीटें हैं वो खरीदी गई। एक तो इस बयान की तरफ थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी दीजिएगा, और दूसरे पीटीआई की तरफ से अब दोबारा से हल्के खुलवाने की कोशिश की जाएगी, तो आप तैयार हैं इस तमाम तरह सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, बुनियादी बात ये है कि आपको याद होगा कि जब इन्होंने लॉकडाउन किए और मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार फैलाया, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदी, जब पीटीवी के ऊपर इन्होंने हमले किए, और हत्ता कि इनकी हौसला अफजाई इन वाक़यात से होती रही और इनको जो है सहूलतकारी भी इनकी होती रही, हत्ता कि फिर ये अपनी औकात भूल गए और 9 मई जैसे वाक़यात भी इन्होंने किए। और इन्हीं के लोगों ने, आपने देखा कि फिर कोर कमांडर हाउस को जलाया, फिर उसके बाद रेडियो स्टेशन पेशावर को आग लगाई जहाँ से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, तो हत्ता कि कई इस किस्म मोटरवेज को जला दिया, मतलब कई कार्रवाइयाँ की। तो इन्होंने साबित किया कि ये एक सियासी पार्टी नहीं, ये एक दहशतगर्द जत्था है।
और जब तक इन जत्थों को और उसके सरगना की सहूलतकारी बंद नहीं की जाएगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर अमन की गारंटी तो नहीं दी जा सकती उस वक्त तक। लेकिन मैं साथ ही साथ ये गुजारिश करूंगा कि अभी जवेद लतीफ साहब की बात कर रहे थे, तो मैं इनकी आज बात से इत्तेफाक करता हूँ। जवेद लतीफ साहब ने बिल्कुल बयान दिया, मैं तस्लीम करता हूँ। जवेद लतीफ साहब ने ये कहा है कि 90 करोड़ में 5 सीटें शेख उपराज की खरीदी गई, तो उसके बेनिफिशरी कौन थे, वो 5 जीता कौन है, तो पैसा किसने लगाया? मकसद ये है कि इनका एक ही बात है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि चोर भी कहे चोर थे, ये पहले सबको चोर कहते थे अपने अलावा ये जो मोहतरम वो इस्लामी टच वाले खान साहब है, तो वो जब सबको मतलब है कि वो चोर चोर कहते थे, और जब उनकी तलाशी ली गई पता चला कि ये घड़ियां भी चोरी करते रहे, ये इस्लामी ट्रीट से भी चोरी करते रहे, ये कितने कितने कैरेट की अंगूठियां भी मांगने के लिए तैयार है। जाहिर है आज उनको तकलीफ है जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के वसाइल अवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए जब वो तंदूरों पर जा रहे हैं, जब वो गरीब आदमी के करीब हो रहे हैं, जब वो पाकिस्तान के गरीबों और पंजाब के शहरियों और आवाम के जो पाकिस्तान के वसाइल है उनके कदमों के नीचे निछावर कर रहे हैं, तो इन्होंने ये तो बुजदार प्लस लाए थे। हमारी बात छोड़ दे, पूरा पाकिस्तान क्या कहता है, और वो बुजदार आज किधर है इनका? ठीक है, जो जिसके जरिए ये दिहाड़ियां लगवाते थे, जिसके जरिए ये DIG और कमिश्नर की सीटें बेचा करते थे। तो हम गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये इलेक्शन भी इन्होंने चुराए हैं। अगर ये इलेक्शन ना चुराते तो हमारी आपकी तरफ से जो ये सवालात उठाए गए हैं और हमें मैंडेट मिलता। इनके जवाब हम लेंगे हुमायूं साहब से। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम इन तमाम सवालों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह की डिस्कशन कर रहे थे उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि PNA जैसे एक और तहरीक आने का खदशा है, तो ये किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? शैला रज़ा साहिबा से हम बात कर लेते हैं। शैला साहबा, बिलावल भुट्टो जिस तरह से खिताब कर रहे थे जलसे में, उनकी तरफ से कहा गया कि PNA-2 जैसी एक और तहरीक आने का खदशा भी है, तो क्या लगता है ये किसके खिलाफ होगी, कौन लीड करेगा, और पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल पर किस पोजीशन पर होगी? अच्छा, जब इन्होंने स्पीच की तो उन्होंने उससे पहले ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों से मिल के काम करना होगा। मैंने एक इसकी मिसाल ये दी कि मोहतरमा की शहादत के बाद जब हम हुकूमत में आए तो हम 126 थे, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने मुल्क के लिए बेहतरीन काम किए। यहाँ तक कि आपको जो है ना बड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं, तो ये एक बात थी। तो इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी रहा, इसी की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने की जो हमने एक रिकन्सिलिएशन की तरफ गए। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक की बात हो रही है, तो उसको एक उन्होंने इजहार किया है मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो उसमें भी यही हुआ था कि जब PNA की चली थी तहरीक तो उसके भी कोई अच्छे नताइज नहीं थे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद ये कहा गया कि हमें मिल के काम करना होगा और हमें मिलकर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को और सियासी सूरत हाल को बेहतर करना है, जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है और बहुत कुछ। और जहाँ तक बात है, मैंने कहा कि लेजिस्लेशन ही करनी है पार्लियामेंट को, लेकिन हर लेजिस्लेशन का करने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग एक अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब ज़रूरी है। लेजिस्लेशन तो इंसान सिंपल मेजॉरिटी से कर लेता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें कुछ मसाइल आ जाएं, उसको ख़त्म करना हो, कुछ हो जाए, क्योंकि सब इंसान है, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोई लेजिस्लेशन इतनी आसान नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, वरना आपको फिर ऑर्डिनेंस के सहारे लेने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें जिसको आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल होने में देर लगती है तो समझ आ जाती है।
ठीक है। हुमायूं साहब, एक तरफ सिचुएशन ये बनती हुई नज़र आ रही है कि पार्टी की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान से राबिते करने की कोशिश की जा रही है और अपनी तहरीक में शामिल करने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम देखें जो अली अमीन गंडापुर है उनकी तरफ से बड़े तनकीदी निश्तर हम देखने को हमें मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलाना अपना रेट बढ़ा रहे हैं, और अगर चले लेट्स सपोज उनकी बात को हम तस्लीम भी कर लेते हैं, तो फिर क्या PTI की तरफ से क्यों कीमत लगाई जा रही है, खरीदने की कोशिश क्यों की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है कि कोई कह रहा है कि उनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं या क्या किया जा रहा है। मुझे इस बात का ज़रूर इल्म है कि मौलाना साहब अपनी एक तहरीक चला रहे हैं, उनका अपना एक गिला है इस इलेक्शंस के लिहाज से, और वो समझते हैं कि उनकी कुछ सीटें या काफ़ी सीटों के अंदर उनका हक मारा गया और किसी ने मारा है। अब ये देखें, ये किसी जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन है, ये ना मैं हूँ या पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग है, ना कोई है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कभी इधर कभी उधर, हर दफ़ा ये इलेक्शन कमीशन या इस किस्म के जो आप जिसको आप कह लें कि ये ब्यूरोक्रेसी या इदारे होते हैं, ये जो होते हैं मैनिपुलेट करते हैं। जब भी ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है, इसमें इलेक्शन कमीशन इज एक्चुअली थ्रू उसके होता है। ठीक है, अब जब ये कर रहे हैं तो बेसिक मसला तो इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट किया है। तो अब अगर मौलाना साहब कहते हैं कि उनको खदशा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है हम समझते हो कि जहां मौलाना साहब जीते वहां हम जीते, लेकिन हम बाकी जगहों पे समझते हैं कि हम यहाँ जीते और हमारा उस जगह पे है। हम लोगों ने इस वक्त 65 के करीब नेशनल असेंबली में हमारी पटिशंस हैं और 125 या 45 के करीब हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में है। ठीक है, कि हम लोग ये समझते तो ओवरऑल मिला के तकरीबन 210 to 20 पिटिशंस हम लोगों ने दायर की हुई हैं इन ये जो कमीशन के साथ है कि भाई हमारे खिलाफ ये हो रहा है, या ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सॉरी ट्रिब्यूनल्स के अंदर है वो चीज़ है। उनमें से 3 के 4 का तो आपको पता है कि वो रिजल्ट आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं तहरीक इंसाफ वाले, तो अब वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हम ये समझते हैं। हुमायूं साहब, टाइम इज रनिंग आउट, और ये तमाम सूरत हाल और ये दोहरा मयार, इस पर ही डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारा आज पैनल मौजूद था। अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया था शहला रज़ा रब्बानी। तमाम का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।